नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम भाषिक स्तर की समस्याएं जो है उसके विषय में जानेंगे कि भाषिक मीन्स बोलने में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं किन कारणों से आ रही हैं, वो या फिर भाषा के स्तर पर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं किस आधार पर हैं। तो देखिए, एक वर्तनी के आधार पर जो समस्या है वो समस्या है कैसी। जैसे वर्तनी में व्यक्तिवाचक कुछ संज्ञाएं हैं तो उसमें समस्या आ जाती है, जिसमें व्यक्ति का स्थान, भौगोलिक स्थान, नदी, पर्वत, इनके बारे में जब चर्चा आती है तो वहाँ उसके जो अनुवाद में जो है वो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ समस्या हो जाती है। तो भाषा ग्रंथ, संस्थान, भवन, व्यापारिक नाम वगैरह भी हैं, जो जितने भी मतलब व्यक्तिवाचक यानी संज्ञाएं जितनी हैं वो सारी वो सारी जब हम लिखते हैं तो उसमें समस्या आ जाती है। दूसरी जो समस्या है वो तकनीकी, वैज्ञानिक और दार्शनिक क्षेत्रों में प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, उन शब्दों में जो है वो कठिनाई महसूस होती है। तीसरा उन्होंने बताया स्रोत भाषा की विशिष्ट सामाजिक संस्कृति, आर्थिक पृष्ठभूमि, संबद्ध शब्दावली, ये भी विषय ऐसे हैं जिसमें समस्या हो जाती है। व्यक्ति जो है उसे समझ नहीं आता कि इसको ट्रांसलेट कैसे करे। शब्दावली, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी या नवीन अनुसंधान आदि जब वो कर रहे होते हैं उसमें जो है जब समस्या आती है तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि नए शब्दों का वो निर्माण कर लें। तो कई बार वो नए शब्दों का निर्माण करते हैं और कई बार जो है वो लोग जो हैं वो लिप्यांतरण कर देते हैं। तो नए शब्द का निर्माण यानी कभी कभी वो अपनी तरफ से उसमें नया शब्द ऐड कर देते हैं और दूसरा लिप्यांतरण कर देते हैं, यानी जैसे लिपि में लिखा गया है वैसे ही कर देते हैं। जैसे ये है निएंडरथाल मानव, तो उसका निएंडरथाल मैन कर दिया, तो ये जीन को जीनी लिख दिया। तो ये सारी लिप्यांतरण ही वो कर देते हैं। और इसके बाद स्रोत भाषा के क्षेत्र में आगत दैनिक जीवन की ऐसी वस्तुओं के नाम जो लक्ष्य भाषा के क्षेत्र में पहले उपलब्ध नहीं थे, उसमें उनको समस्या आ रही है। अनुवाद जो करते हैं उन लोगों को, तो वो समस्या क्या है, जैसे भोज्य पदार्थ हैं, परिधान है, अस्त्र शस्त्र हैं, वाहन है, दैनिक व्यवहार है, इसमें उनको समस्या आती है। तो इनको इन्होंने दो में जैसे उन्होंने जैसे खाने के पदार्थ हैं, जैसे हलवा है, तो वो हलवा को यदि ट्रांसलेट करना चाहें तो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, वो हलवा को हलवाई लिप्यांतरण में ही लिखने की लिख देते हैं। इडली, गाउन, टी शर्ट, पेस्ट्री, मोटर, बस, सिनेमा, क्रिकेट, फुटबॉल आदि ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनके अनुवाद में, चाहे एक भाषा का अनुवाद हो या द्विभाषिक अनुवाद हो, उसमें उनको समस्या आती है। उनकी ध्वनियों को लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल दिया जाता है। केवल क्या ध्वनि के अनुसार जैसे ध्वनि निकल रही वैसे ही जो है वो भाषा लिख दी जाती है। जैसे टमाटर और अस्पताल, जैसे मतलब जैसे उच्चार, जैसे मुंह से व्यक्ति बोल रहा है उसी तरीके से उसको लिख दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे जो मूल भाषा जो होती है उसे लक्ष्य भाषा में एज इट इज़ रख दिया जाता है जैसे वो लिखी गई है। स्रोत भाषा के क्षेत्र विशेष से जुड़ी स्थितियों की सूचक जो शब्द हैं उसमें भी समस्या आती है। जैसे आचार व्यवहार वाले, सामाजिक रीति रिवाज वाले, दैनिक कृत्य वाले, ये शब्द ऐसे हैं जिसमें समस्या आती है। जैसे आचार व्यवहार वाले शब्द क्या है, हिंदी में
तुम और आप दोनों अलग तरह के और तू, तीनों जो है अलग श्रेणी में आते हैं कि हर शब्द का अलग अलग प्रयोग है। तो ऐसे शब्द में दिक्कत आती है। और एक कुछ जैसे रस्म होती हैं, जैसे गोना है, कोहबर है, तो अब ये जो है ये बिल्कुल अलग है। तो उसको इसको वो बदल नहीं सकते, यानी वो जो लिखी हुई है या जो बताया गया है गौने के बारे में, वो एज इट इज़ उसके बारे में सूचना वैसी ही दे देते हैं। केवल यहाँ शब्द की बात नहीं चल रही, यहाँ वाक्य भी हो तो वो वाक्य भी दे देते हैं। ऐसी स्थिति में अनुवादक के सामने यही विकल्प रहता है कि स्रोत भाषा के शब्द को लिप्यांतरण करके लक्ष्य भाषा में अपना ले, यानी लक्ष्य भाषा में भी वो उस एज इट इज़ लिख देता है जैसे स्रोत भाषा में दिया है। अनेकार्थक शब्द या प्रसंगानुसार विशिष्ट अर्थ देने वाले शब्द, द्व्यर्थक या अनेकार्थक शब्द, इसमें भी कई बार उनको समस्या आ जाती है। जैसे उन्होंने लिखा है कि प्रख्यात साहित्यकार धर्मवीर भारती के देहांत पर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 5/9/97 में जो स्मरण लेख निकला था, उसमें उनके शोध प्रबंध का नाम सिद्ध साहित्य को सिद्ध साहित्य लिखा गया, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इंग्लिश में भी उसको एज इट इज़ लिख दिया गया। लेखक ने और भी कौशल दिखाते हुए कोष्टक में इस शीर्षक का अनुवाद भी दे दिया। वो क्या, एकम्प्लिश्ड लिटरेचर, उन्होंने कोष्टक में नीचे ये उसको अनुवाद करते हुए दिखा दिया, एकम्प्लिश्ड लिटरेचर, सिद्ध साहित्य का अर्थ है। लेकिन ठीक है, सिद्ध एक विशेषण भी है जिसका अंग्रेजी प्रतिशब्द जो है एकम्प्लिश्ड ही हो सकता था, उसमें लिटरेचर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, तभी वो पूरा हो जाता। किंतु हिंदी साहित्य और धर्मवीर भारती के लेखन की जरा सी भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति इस समझ जाएगा कि उक्त शोध प्रबंध में सिद्ध नाथ की भांति ही एक संप्रदाय का सूचक है। सिद्ध एक संप्रदाय है जो अपनी एक विशेष स्थिति को सूचना प्रदान करता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और उनसे जुड़ी शब्दावली आ जाती है, जैसे जिसमें पहनावे, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, नाते रिश्ते, शिष्टाचार आदि में भी समस्या आ जाती है। जैसे हनीमून को उन्होंने मधुचंद्र कहा जाता है या गुड मॉर्निंग को सुप्रभात कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा और जो शब्द हैं उसमें उनको कठिनाई महसूस होती है। वाक्य रचना में भी कभी कभी ये कठिनाई महसूस होती है। अब वाक्य रचना में कठिनाई किस तरह की होगी, जैसे आप देखेंगे दो भाषाओं की वाक्य संरचनागत असमानता है, या फिर दो भाषाओं की संरचनाओं में भ्रामक साम्य जो हो तो समस्या आ जाती है। जैसे पहले हम बताते हैं वाक्य संरचनागत असमानता की बात, जैसे ही सैड आई विल गो, और अप्रत्यक्ष कथन में इसको कहेंगे ही सैड दैट ही वुड गो। इसी तरीके से यदि हम भ्रामक सत्य के बारे में, भ्रामक साम्य के बारे में बात करें तो ये देखें, प्रत्यक्ष कथन में है उसने कहा मैं जाऊंगा, अप्रत्यक्ष कथन में इसका बनेगा उसने कहा कि मैं जाऊंगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होगा आपको, एज इट इज़ उसको रख दिया गया है। या फिर अप्रत्यक्ष कथन में कहा जाएगा उसने कहा कि वह जाएगा, तो इसमें बहुत अंतर नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर भ्रम हो जाता है कि कौन सा लिखें और कौन सा छोड़ दें। जब दो अर्थ एक साथ एक चीज़ के निकल रहे हों तो भ्रम हो जाता है। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।